तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ का थर्ड चैप्टर जो कि है कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, यानी कि कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति। सचिवीय पद्धति है, ठीक है। ये ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? सचिवीय पद्धति मतलब कंपनी लॉ और इसके जो नियम रेगुलेशन होते हैं, जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताए थे कि हम ये पढ़ने जा रहे हैं MOA और AOA, ठीक है। इस चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा कि MOA क्या होता है और इससे रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, क्या पढ़ा था? हमने सेकंड चैप्टर में कंपनी का गठन पढ़ा था, प्रवर्तक पढ़े थे, उनके कार्य और अधिकार, उसके दायित्व क्या थे, उसकी क्या स्थिति थी, ये पढ़ा था, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर में अब हम पढ़ने यही जा रहे हैं कि थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्षद सीमा नियम क्या होता है। MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने पढ़ा था प्रारंभिक क्रिया में। पार्षद सीमा नियम का दस्तावेज हमें देना पड़ेगा, उनको हमें रजिस्ट्रेशन ऑफिस में देना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, कंपनी का निगमन कराने से पहले अनेक प्रलेखों को तैयार करना होता है। इन प्रलेखों में पार्षद सीमा नियम सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराने से पहले हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पार्षद सीमा नियम का डॉक्यूमेंट। ये कंपनी का आधारभूत प्रलेख माना जाता है। अंततः कंपनी के उद्देश्य का उल्लेख किया जाता है, जिसके बाहर किया हुआ कार्य व्यर्थ माना जाता है। अब देखो इस वाले क्या होते हैं, इस डॉक्यूमेंट के अंदर बताया जाता है क्लियरली कि हम किस उद्देश्य पे काम कर रहे हैं, हमने कंपनी जो खोली है वो क्यों खोली है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या किस कार्य करने के लिए हमने ये ओपन किया, वो सारी चीज़ें डिटेल में लिखी होती है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने पार्षद सीमा नियम की अलग अलग परिभाषाएं दी है, ठीक है। 2013 के अनुसार देखो, जो पिछले किसी भी कंपनी अधिनियम जिनके मूल रूप से बनाया गया हो तथा समय समय पर परिवर्तित किया गया हो, क्योंकि कंपनी अधिनियम में दी गई परिभाषा पूर्व स्पष्ट नहीं है, इसलिए विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय दी है कि क्या क्या पार्षद सीमा नियम क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है पार्षद सीमा नियम के, देखिए यहाँ पे 2 कार्य लिखे हुए हैं, मैं बता देती हूँ क्या है। पहला जो है वो ये है कि पूंजी का विनियोग करने का अभिप्राय रखने वाला व्यक्ति ये जान जाए कि उसकी पूंजी के जोखिम का क्षेत्र क्या है, ठीक है। मतलब कि जो पूंजी का जोखिम है, मतलब जो भी वो कैपिटल दे रहा है उससे क्या है वो उन्हें पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी से व्यवहार करेगा, मतलब जो भी डील करेगा, उसके साथ काम करेगा, निसंदेह ये जान जाएगा कि वह अनुबंध जो वह कंपनी के साथ करने का अभिप्राय रखता है ऐसे मामले से संबंधित है या नहीं, जो कंपनी के निगमित उद्देश्य है। तो इसमें उन्हें स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि जो भी डील वो कर रहे हैं वो उनके अनुबंध में स्पष्ट तौर पे हो। अगर वो उद्देश्य से अलग होगा तो वो व्यर्थ कहलाएगा, वो कोई भी कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा कि पार्षद सीमा नियम की जो मीनिंग है वो अलग अलग कंपनियों ने कैसे दिए हुए। अब पार्षद सीमा नियम का वाक्य मतलब कि क्लाउजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो इसकी विशेष सामग्री 6 वाक्यों में उल्लेखित किया जाना अनिवार्य होता है। कंपनी का नाम और कंपनी के क्लाउजेस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले रजिस्टर कार्यालय का, जो भी रजिस्टर कार्यालय में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी ज़रूरी दस्तावेज होंगे वो उसमें लिखे होने चाहिए। कंपनी के उद्देश्य, ठीक है, सीमित दायित्व संबंधी जो भी होते हैं, ठीक है। क्लाउजेस का मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी ज़रूरी है, नीड है, वो उसमें लिखे होने चाहिए ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पूंजी वाक्य मतलब कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। अभिधान या सहयोग हस्ताक्षर वो पता होने चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ये 6 चीज़ें ज़रूरी है इस पार्षद सीमा नियम में, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, ये प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि पार्षद सीमा नियम के क्लाउजेस क्या होते हैं, इसके वाक्य क्या होते हैं, ठीक है।
अब एक एक करके सबको बताया गया है कि इसमें क्या होता है। अब देखो, कंपनी या लिमिटेड शब्द का प्रयोग क्यों होता है। कंपनी के नाम के पीछे कंपनी शब्द का लिखना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। आपने बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखी होंगी जिसमें लिमिटेड लिखा होता है, किसी में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, ठीक है। तो किसका ज़्यादा यूज़ होता है? आपने कभी देखा है किसी कंपनी के पीछे कंपनी लिखा होता है? नहीं लिखा होता है ना, वो लिमिटेड लिखा होता है या फिर प्राइवेट लिमिटेड होता है। किंतु अधिकांश कंपनियां अपने नाम के अंत में कंपनी शब्द का प्रयोग करती है। प्रत्येक सीमित दायित्व वाली कंपनी अंशों द्वारा सीमित तथा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द और प्रत्येक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द अवश्य लिखना होता है। अब देखो, यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है, यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए सीमित दायित्व। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, एक सेकेंड, ये वाला ठीक रहेगा। हाँ, सीमित दायित्व वाली कंपनी, तो मैं इसको ये कर देती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो सीमित दायित्व वाली कंपनी, यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, सीमित दायित्व वाली कंपनी जो होती है जिसमें अंश भी सीमित होते हैं और गारंटी भी सीमित होती है, वो अपने नाम के अंत में क्या लिखती है? लिमिटेड लिखती है। और जो निजी कंपनियां होती हैं वो प्राइवेट, मतलब प्राइवेट कंपनी जो होती है वो प्राइवेट लिमिटेड लिखती है, ठीक है। मतलब दोनों में ही जो अंश होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो प्राइवेट लिमिटेड निजी कंपनियां होती है वो अपने अंश अलॉट नहीं करती है, किसी को नहीं देती। उनको पैसे चाहिए होते हैं, वो अपनी तरफ से ही लगाती है, किसी अंश के द्वारा नहीं लगाती। उनके अंश लिमिटेड होते हैं ना, इसीलिए वो किसी को बेच नहीं पाती है, इसीलिए उनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये है कि लिमिट में है, मतलब अंश लिमिट में। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे गारंटी सीमित है, लिमिटेड है, अंश भी लिमिटेड है, इसलिए हम किसी को दे नहीं सकते, इसीलिए उसके नाम के आगे हम लिमिटेड लगाते हैं, ठीक है। ये इजी वे में हो गया ना। अगर आपको कोई भी क्लियर कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। मैंने बहुत इजी वे में बता दिया आपको कि लिमिटेड उस कंपनी के नाम के आगे लिखते हैं जिन कंपनियों के अंश लिमिटेड होते हैं, मतलब सीमित होते हैं, या गारंटी सीमित होती है, ठीक है। यदि कंपनी का एक व्यक्ति कंपनी है तो कंपनी के नाम के पीछे कोष्टक में लिखा जाना चाहिए। देखो, सॉरी, इसका ये माउस गायब हो गया, ये रहा, मुझे मिलता नहीं है ये। तो एक व्यक्ति कंपनी, मतलब अगर किसी एक व्यक्ति, मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में ही कि कंपनी के प्रकार होते हैं कुछ, तो एक व्यक्ति कंपनी भी होता है। तो देखिए, सारे चैप्टर एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो प्लीज़ अगर आपने लेक्चर सेकेंड, लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो देख लीजिए, ताकि आपको सारा क्लियर हो, स्टार्टिंग से ही कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि आप बीच में से पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक व्यक्ति कंपनी के आगे लिखा होता है OPC, ठीक है। फिर लिमिटेड शब्द का कब लिखा जाना अनिवार्य नहीं होता है, मतलब लिमिटेड शब्द तो अनिवार्य होता है। मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ, ये दिखेगा, ठीक है। तो लिमिटेड शब्द मैंने आपको बताया कि जो अंश जहाँ सीमित होते हैं और गारंटी सीमित होती है, वहाँ पे लिमिटेड लिखा जाता है। अब लिमिटेड कहाँ नहीं लिखा जाएगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि लिमिटेड कहाँ नहीं लिखा जाता है। तो लिमिटेड जो रहेगा आपका, लिमिटेड शब्द जो है वो केंद्रीय सरकार को ये विश्वास हो जाता है कि कोई संस्था, एक सेकेंड, सॉरी गलत पढ़ लिया, वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, दान, खेलकूद या इसी प्रकार के अन्य लाभदायक उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए कंपनी के रूप में स्थापित की गई है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो आर्ट्स के थ्रू धर्म दान हो, खेलकूद यानी स्पोर्ट्स वाली कंपनी हो, ठीक है, अन्य लाभदायक उद्देश्य के प्रोत्साहन के लिए कंपनी खोली जाती है, तो उसमें लिमिटेड नहीं लगा सकती, क्योंकि उसमें कोई ज़रूरत नहीं है लिमिटेड लगाने की। सेकंड है, वह अपने लाभों, यदि कोई हो तो, या आय को इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्ति में लगाने तथा अपने सदस्यों में किसी प्रकार का लाभांश न बांटने का विचार रखती हो, तो भी उसमें लिमिटेड नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार लाइसेंस द्वारा ये निर्देश दे सकती है कि उस संस्था को अपने नाम से लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाए बिना कंपनी के रूप में रजिस्टर कर दिया जाए। इसके बाद वह संस्था रजिस्ट्री कर दी जाती है। इस पर एक लिमिटेड कंपनी के सभी विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व लागू होते हैं, ठीक है। तो ये
अनिवार्य नहीं होता है, फिर भी वो वही रहती है। मतलब एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है बट उसमें लगाना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती है जिसमें प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं होता है, आपने देखा होगा। लिमिटेड शब्द हटाना, जो कंपनियां लिमिटेड शब्द जुड़े हुए नाम से रजिस्टर हो चुकी है उनके नाम से भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द हट सकता है, यदि केंद्र सरकार को ये विश्वास हो जाए कि इस कंपनी का उद्देश्य वाणिज्य कला के कार्यों प्रोत्साहन तक सीमित है तथा इसके विधान के द्वारा कंपनी अपने लाभ या आय का प्रयोग उपयुक्त वर्णित कार्यों के लिए करती है, तो केंद्र सरकार लाइसेंस द्वारा इस कंपनी को अधिकृत कर सकती है। अब देखो, आप एक लाइन में समझ सकते हो कि जो भी कंपनी स्पोर्ट्स या धर्म के लिए खुली है या फिर कोई ऐसा आर्ट सिखा रही है या कोई फिर इसी मतलब कोई कमर्शियल भी काम है, तो वो अगर लोगों की भलाई के लिए उन्होंने खोल रखा है तो उनको ज़रूरत नहीं है अपने नाम के आगे कंपनी लिमिटेड और वो लगाना। अगर लग गया है तो वो कंपनी उसके केंद्र सरकार द्वारा हट सकती है, बट वो कंपनी रजिस्टर्ड रहेगी। ये नहीं है कि वो इनलीगल है, वो लीगल ही रहेगी, बस नाम उनके आगे लिमिटेड लगाना ज़रूरी नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर है कंपनी के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, उद्देश्य के विषय में ध्यान योग्य बातें, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अवैधानिक ना होना, अनलीगल ना होना, अधिनियम के विपरीत ना होना, मतलब जो भी अनुबंध अधिनियम मतलब जो भी रूल्स है एक सरकार के उसके उल्टा नहीं होना ताकि वो अनलीगल ना माना जाए। सामान्य कानून के विरुद्ध ना होना, उद्देश्य स्पष्ट लिखे होने चाहिए, उसमें हर चीज़ क्लियरली लिखी होनी चाहिए ताकि लोगों को गलतफहमी ना हो, लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सॉरी बहुत आगे हो गया। मैंने कुछ छोड़ दिया लग रहा है। निम्न विशेषताओं के कारण पार्षद सीमा नियम का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है। अब देखो, पार्षद सीमा नियम का महत्व ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। एक कंपनी को रजिस्टर करवाने के टाइम कंपनी का अपरिवर्तनीय चार्टर, ठीक है, अपना कार्य करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो इसलिए ये करना ज़रूरी है। इसका उद्देश्य बाह्य सदस्यों के जोखिम को स्पष्ट करता है, कार्य को की सीमा होती है, कौन कितने दायरे में काम कर सकता है। ठीक है, ये सारे इस स्पेसिफिकेशन लिखी होती है इसमें कि किस तरीके से वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये क्लाउजेज आपको बता दिए। ठीक है, क्लाउजेज में क्या क्या होता है ये भी है। कंपनी का नाम वाक्य, इसको मैंने डिटेल में भी मैंने आपको बता दिया। नाम जनता को भ्रम या धोखे में डालने वाला ना हो, ऐसा नाम ना हो। नाम केंद्रीय सरकार की दृष्टि में अवांछनीय ना हो, मतलब कि कोई अनलीगल नाम ना हो। बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो लोग खोल लेते हैं ताकि उसके नाम पर उसकी कंपनी चल जाए। जो कंपनी फेमस होती है उसके नाम पे वो नाम रख लेते हैं ताकि वो फेमस हो जाए। कोई ऐसा नाम ना हो जो कि न्यू ऑर्डर नो श्री जय ऐसे नाम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो नाम जो होता है वो बहुत सोच समझ के रखा जाता है, इसीलिए ये सारे डॉक्यूमेंट वर्जित हो जाते हैं। मैंने इसके वाक्य आपको बता दिए। पार्षद सीमा नियम के क्या वाक्य होते हैं, रजिस्टर कार्यालय वाक्य क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये और कुछ नहीं। सीमा नियम के वाक्य, चुने हुए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो उन्होंने डिसाइडेड किए। उद्देश्य वाक्य के दौरे, उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। उद्देश्य वाक्य के ऊपर सदस्यों का जोखिम व बाहरी निर्भर करती है। उद्देश्य के बाहर किए जाने वाले सभी कार्य अधिकारों के बाहर होते हैं। उद्देश्य वाक्य में कठोरता या लचक ना होना। ठीक है, फिर सीमित दायित्व संबंधी वाक्य है, अंशों द्वारा गारंटी द्वारा सीमित वाली कंपनी। तो बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज होते हैं जो हर डॉक्यूमेंट में होते हैं। ठीक है, पूंजी वाक्य है, अभिधान एवं संयोजन एवं हस्ताक्षर वाक्य है। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि पार्षद सीमा नियम के वाक्य क्या है, उसके क्लॉजेस क्या है, तो आप ये पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैंने पूरा कवर अप करा दिया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो।
देखो इसमें बहुत बड़ा है, मैंने ये पूरा चैप्टर ही जो है वो पार्षद सीमा नियम पे ही अलग से बना दिया गया है, इसीलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वाक्य क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि क्या होता है पार्षद सीमा नियम, या ये डॉक्यूमेंट क्यों महत्वपूर्ण इतना होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण मैंने बता दिया है कि ये इस वजह से महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें उल्लेखित होती है। तो इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है वो भी यहीं पे फिनिश होता है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिएगा, अपनी क्यूरी डाल दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या कन्फ्यूज़न हो रही है और क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। अगर आपको कोई एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से उसको डिटेल में वीडियो बना दूँगी और आपको क्लियरली समझा दूँगी कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। अब कल जो है मैं वो फोर्थ चैप्टर का वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। तो आप प्लीज़ वीडियो और इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए और लाइन वाइज समझ में आए। मैंने लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड का फर्स्ट सेकेंड पार्ट और लेक्चर थर्ड जो है मैं आज पोस्ट करने जा रही हूँ। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और आपको कोई भी क्लियर कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी भी सीरीज़ ले आऊँगी और आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वन शॉट चाहिए, जो भी चीज़ें हों आपको रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट डाल दीजिएगा। तो थर्ड चैप्टर आपका फिनिश होता है यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।